नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज बात करेंगे 2024 की चुनावी बिसात पर, मायावती के एमओडी प्लान की, जिसने सपा और भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बसपा ने अब सपा के वोट बैंक पर अपनी नजर जमा दी है। मायावती की रणनीति विपक्षी एकता की दुहाई दे रहे विपक्ष के दलों के लिए भी टेंशन बढ़ाने वाली है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर ईवीएम पर सवाल किया, गठबंधन पर साफ लफ्जों में कहा कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। वहीं शिवपाल यादव ने भाजपा के बुलडोजर एक्शन पर मैनपुरी वाला संदेश दिया है। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए बात 2024 के लिए मायावती के बहुजन फॉर्मूले की करते हैं। यूं तो बसपा ने पहले ही दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम समाज को जोड़ने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि बसपा की कोशिश दलित, मुस्लिम और ओबीसी वर्ग को एक साथ एक मंच पर लाने की है। दरअसल ये वही फॉर्मूला है जिसके आसरे 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करके बसपा ने सत्ता की चौखट पर कदम रखा था। बसपा की रणनीति सपा और भाजपा की टेंशन बढ़ाने वाली है। खासकर समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि बसपा का सबसे ज्यादा फोकस सपा के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज पर है। साइकिल की रफ्तार रोकने का हाथी प्लान। जाति और धर्म की धुरी पर जीत का बहुजन फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुरे दौर से गुजर रही बसपा जाति और धर्म की धुरी पर नया गठजोड़ बनाने की दिशा में बढ़ निकली है। बसपा की रणनीति परंपरागत रूप से सपा का वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज पर है, साथ ही उत्तर प्रदेश की आबादी में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाले ओबीसी समाज पर भी। नेताओं के स्वार्थ पूर्ति से अलग हटकर अपनी पार्टी का मुख्य लक्ष्य SC, ST, OBC व मुस्लिम समाज आदि इन बहुजन समाज को भाईचारे पर आधारित इस बने गठबंधन के बल पर, इस बने गठजोड़ के बल पर व चुनाव जीतकर इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। दरअसल बसपा का प्लान दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ने का है, जिसके लिए बसपा ने तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। पहले पश्चिमी यूपी में बड़ा मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद को पार्टी में शामिल कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। फिर पूर्वांचल में मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की पैठ मजबूत करने के लिए माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी में जगह दी। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ओबीसी समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल की ताजपोशी से बसपा ने साफ कर दिया है कि उसकी रणनीति सर्व समाज को लेकर चलने की है। और अब मायावती ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के आसरे कांग्रेस, भाजपा और सपा पर सवाल उठाकर बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलकर इनके आरक्षण के हक को मारने का भी ये घोर अनुचित कार्य कर रही है, जिसकी खास वजह से ही इस बार यूपी निकाय चुनाव भी प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सपा की रही सरकार ने भी यहाँ खासकर अति पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है। बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दलित मतदाताओं के साथ मुस्लिम और ओबीसी गठजोड़ बनाने के लिए मंडलवार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और इमरान मसूद लगातार संदेश दे रहे हैं कि बसपा पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज का उत्थान चाहती है, जबकि सपा, भाजपा और कांग्रेस दलित, मुस्लिम और पिछड़ा समाज के विकास के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मतलब ये कि बसपा को यकीन हो चला है कि अगर दलित मतदाताओं के साथ ओबीसी और मुस्लिम समाज पार्टी से जुड़ता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की राह आसान हो सकती है। और शायद यही वजह है कि निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर मायावती आक्रामक है। आरक्षण को आधार बनाकर कांग्रेस और भाजपा के साथ सपा को भी निशाना बना रही है। प्रमोशन में SC, ST वर्ग का आरक्षण
खत्म करने का मुद्दा उठा रहे हैं। सपा की रही सरकार ने भी यहाँ खासकर अति पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है। अखिलेश यादव जी ने 2019 में ही प्रमोशन में जो आरक्षण का समर्थन था, उन्होंने कहा कि भविष्य में समाजवादी पार्टी की ये लाइन होगी। समाजवादी पार्टी की लाइन है कि हम चाहते हैं कि हुकूमत नए सिरे से जाति जनगणना करवाए, चाहे वो अनुसूचित वर्ग हो, अति पिछड़े हों, किसकी कितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से इस देश में फैसला हो जाए। 2024 की विसात पर मायावती सिर्फ आरक्षण को हथियार नहीं बना रही, मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग को साधने निकली भाजपा की पसमानदा पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठा रही हैं और बता रही हैं कि पसमानदा पहले मुस्लिम हैं, वो भाजपा के बहकावे में आने वाले नहीं। विपक्ष कह सकता है, लेकिन उनको रामपुर से सबक लेना चाहिए कि जहाँ 70% 65% मुस्लिम है, वहाँ 30,000 से बीजेपी जीत कर आई है। आज बीजेपी की निष्पक्षता की जो भावना है कि मकान मिलेगा तो सभी जाति धर्म को मिलेगा, उसमें गरीबी आधार होगा, जाति और संप्रदाय आधार नहीं होगा। आज शौचालय बनेगा तो सबके वहाँ होगा, राशन मिलेगा आज तो हर व्यक्ति को जो गरीबी की सीमा पे आता है उसको मिलेगा। ये जो भाजपा की नीति है कि किसान का ऋण मुक्त किया तो सभी को किया। जाहिर है कि बसपा ने 2024 को लेकर जो रणनीति तैयार की है वो सपा और भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं भाजपा को शिवपाल यादव के मैनपुरी संदेश की। शिवपाल यादव ने सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने बुलडोजर एक्शन को गलत करार दिया। अखिलेश यादव की एसी पॉलिटिक्स के सवाल पर भी शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव एक्टिव हैं। मैनपुरी चुनाव में अखिलेश यादव ने मेहनत की है और इसी का नतीजा आप सब जानते हैं। शिवपाल यादव के इस बयान को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। – 2024 की बिसात पर शिवपाल का मैनपुरी संदेश, भगवा ब्रिगेड को बुलडोजर अल्टीमेटम। भावी राजनीति के लिए सपा की रणनीति में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी अभी साफ नहीं, लेकिन शिवपाल यादव ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि आने वाले चुनावों में सपा की रणनीति वही होगी जो मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में दिखी। मतलब भाजपा के खिलाफ समाजवाद की घेराबंदी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। शिवपाल यादव का ये संदेश अखिलेश यादव की एसी वाली पॉलिटिक्स के सवाल पर आया। देखिए, अखिलेश तो निकल ही रहे, वो निकल रहे। मैनपुरी का चुनाव देख लिया है, निकले कि नहीं निकले और जीते कि नहीं जीते। और ये जो चुनाव था सरकार से चुनाव था और पूरे देश का फोर्स लगा दिया गया था, तो दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव में सपा की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव भी एसी की जगह जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। सपा नेताओं पर हो रही कानूनी कार्रवाई, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा पर तीखे हमले कर रहे हैं। पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है, इसलिए साफ हो रही, कारण है उसका चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और झूठ बोलने में नंबर 1। न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगे तो समझ लीजिए ये सरकार जाने वाली है, जनता इनको जवाब देगी। जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है तब तब जनता ने इनको सफाया किया है। अखिलेश यादव के इस रुख पर चाचा शिवपाल यादव भी सुर से सुर मिला रहे हैं और सपा नेताओं पर बुलडोजर एक्शन को गलत बता रहे हैं। गलत हो रहा है। और देखिए, जो भी राजनीति में जो परंपराएं थीं, देखिए सत्ता में हम लोग भी रहे हैं, हमने हमेशा विपक्ष को भी तरजीह दी है, उनका सम्मान किया है, विपक्ष को भी। देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो ये तो संविधान का हिस्सा है। शिवपाल यादव ने सपा नेताओं पर बुलडोजर एक्शन और गोमती रिवर फ्रंट को लेकर हो रही जांच पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने साफ लफ्जों में कहा है कि गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में कोई कमी नहीं है, सभी नियमों का पालन किया गया है और जो बचा हुआ निर्माण है
वो सरकार को पूरा करना चाहिए। अखिलेश यादव से रिश्तों को लेकर उठ रहे सवालों पर शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी उनकी अपनी पार्टी है और हम सब एक हैं। शिवपाल यादव का संदेश साफ है कि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, भाजपा के सामने समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से उतरेगी। सपा उन तमाम मुद्दों को उठाएगी जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं। हालांकि अभी साफ नहीं है कि सपा की रणनीति क्या होगी और उस रणनीति में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा की भूचाल तैयारी की। भाजपा ने विधान परिषद की 5 सीटों के लिए बूथ स्तर तक रणनीति तैयार की है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खुद चुनावी अभियान की कमान संभाल ली है और इसी के तहत अब भूपेंद्र चौधरी ने आज कानपुर में भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक और वेणु रंजन भदौरिया के कार्यालय का उद्घाटन किया। एमएलसी चुनाव में भाजपा की क्लीन स्वीप जीत का भी दावा किया है। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा की भूचाल तैयारी। क्लीन स्वीप के दावे पर बगावत भारी। विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव है। स्नातक खंड की 3, शिक्षक खंड की 2 सीटों पर 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए भाजपा ने बूथ स्तर तक रणनीति तैयार की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खुद कमान संभाल रखी है। भूपेंद्र चौधरी ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने मिशन की शुरुआत कानपुर से की है। कानपुर में भूपेंद्र चौधरी ने स्नातक खंड की सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद शिक्षक खंड की सीट से भाजपा प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने सभी 5 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके लड़ रहे हैं। 5 सीटों में 3 सीटें स्नातक की हैं और 2 सीटें शिक्षक की हैं। हम लोग सब मिलकर पार्टी के लोग सभी सम्मानित मतदाताओं के दरवाजे पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील करेंगे और मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दोनों शिक्षक की और हमारी तीनों स्नातक वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। हालांकि कानपुर में भाजपा को पार्टी के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक खंड से भाजपा प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के खिलाफ भाजपा के दिवाकर मिश्रा ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, जिस पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम दिवाकर मिश्रा से बात कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। इस बार भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने आपस में मिलकर जो वोट बनवाने का काम है, एक अभियान चलाकर हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने में बहुत अच्छे से इसकी तैयारी हम लोगों ने की है और मुझे विश्वास है कि जो हमारे पार्टी के काम हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विषय हैं, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और मुझे विश्वास है कि 5 सीटों पर भाजपा को आशीर्वाद मिलेगा। भाजपा ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एक कार्यकर्ता को 10 मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन भाजपा के इस प्लान पर कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मनमुटाव भारी पड़ रहा है। कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने ही भाजपा के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। गाली गलौज से नौबत मारपीट तक आ गई। अब सवाल है कि भाजपा विधान परिषद की 5 सीटों पर हो रहे चुनाव में क्लीन स्वीप का दावा तो कर रही है, लेकिन भाजपा के सामने चुनौती बड़ी है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करते हैं ओली विंटर गेम्स पर गहरा रहे आपदा संकट की। जोशीमठ में दरार वाली दहशत, ओली को जोड़ने वाली रोपवे को चपेट में ले रही है। जोशीमठ में रोपवे के टावर नंबर 1, 2 और 3 यानी कि 1, 2 और 3 के पास दरार का जो आकार है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिससे ओली विंटर गेम्स पर संशय के बादल छाने लगे हैं। जोशीमठ में आपदा
ओली विंटर गेम्स पर संकट। एशिया के सबसे बड़े रोपवे पर आफतकाल। पेड़ों के पत्तियों के नीचे बनी बड़ी दरार ओली में होने वाले विंटर गेम्स पर संकट का संदेश लेकर आई है। दरअसल जोशीमठ से ओली को जोड़ने वाली 4.15 किलोमीटर लंबी रोपवे के टावर नंबर 1, 2 और 3 के पास पड़ी दरारें हर बदलते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, जिससे फरवरी के महीने में ओली में होने वाले विंटर गेम्स को लेकर संशय बढ़ गया है। आप जोशीमठ से चले हैं, जोशीमठ से ओली आने के लिए 14 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है और 14 किलोमीटर का जो रास्ता पड़ता है, उस रास्ते का जो सुनील वाला जो आप पार्ट देखें तो वही भूदशाओं में सुनील से लेकर और मारवाड़ी तक एक गया हुआ है। तो वो उसमें 2-3 जो बार आप रोड से घूमते हुए उसमें आते होंगे, तो हाँ बिल्कुल वहाँ पे भूदशाव है और उन्हीं के आसपास के मकान भी धसे हैं। 4.15 किलोमीटर लंबे रोपवे में कुल 10 टावर हैं। जोशीमठ ओली रोपवे 1994 से पर्यटन का मुख्य आकर्षण रहा है। इसी रोपवे के जरिए पर्यटक ओली के खूबसूरत वादियों का दीदार करते हैं, लेकिन अब इस रोपवे पर खतरा मंडरा रहा है। तरह से जोशीमठ भूदशाव है, क्योंकि 14 किलोमीटर के पैच में कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे जहां पर ज़मीन धंस रही है। वो भी एक कारण है कि विंटर गेम प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर कहीं ना कहीं बर्फ़ की भी कमी है। इस वजह से अभी जो विंटर गेम फरवरी माह में होने थे उस पर भी संशय बरकरार है। ओली रोपवे के टावर के पास आई दरार ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने खुद मौके पर जाकर जायजा लिया। फिलहाल रोपवे के संचालन पर रोक लगा दी गई है। मैं क्रैक्स को एक पैटर्न देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कोई पैटर्न तो इमर्ज नहीं हो रहा है और कितनी बढ़ोतरी हुई है। बता रहे हैं कि 1-2 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है कई जगहों पे। जैसे मठ है, यहाँ पर भी कुछ क्रैक्स पहले 3 महीने पहले क्रैक्स थे, उन्होंने इसको सीमेंट से काइंड ऑफ फिल कर दिया था और वो क्रैक्स फिर से डेवलप हो गए हैं। जोशीमठ में दहशत की दरारों से पैदा हुए हालातों के अध्ययन के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घेड़ियाल खुद जोशीमठ का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सेना कैंप क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इस बीच एनजीएफआई की टीम भी जोशीमठ में दरारों का अध्ययन कर रही है। जोशीमठ के पहाड़ों की क्षमता का अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही टीम जमीन के धंसने के कारणों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जहाँ पर ज़मीन धंसने की बात हो या फिर जहाँ पर ज़मीन मजबूत है, ये नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद के ओर से काम किया जा रहा है। यानी जोशीमठ में जिस तरह से भूधसाव आया है और तमाम इस तरह की घटना हुई है कि अलग अलग क्षेत्रों में दरारें पड़ी हैं मकानों में या फिर ज़मीन धंसी है, उसके आधार पर ही ये पूरी टीम काम कर रही है। तमाम भूधसाव के मामले सामने आए हैं, उसको देखते हुए इस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस बीच जोशीमठ में मलारी इन और माउंट व्यू होटलों को तोड़ने के लिए काम जारी है। मैनुअल तरीके से दोनों होटलों को तोड़ा जा रहा है। मलारी इन और माउंट व्यू होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की भी हालत बिल्कुल जर्जर है। ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। यानी ये मानिए कि ये गेस्ट हाउस कभी भी ढह सकता है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। और एक तरफ जहाँ तमाम जो मलारी इन हो, माउंट व्यू हो या फिर तमाम ऐसे जो घर हैं जिनमें दरार आई है, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो चलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि इस गेस्ट हाउस को और जितने यहाँ पर लोग रहने वाले थे, जो यहाँ पर काम करते थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, खाली करा दिया गया है। और जोशीमठ में बने हालातों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि लगातार बढ़ती दरारों की चौड़ाई डरा रही है। जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की हालत जर्जर भवन जैसी हो गई है, जिसे देखते हुए वहां से कर्मचारियों को हटा लिया गया है। जोशीमठ से एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।